धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे बजट 25-26 पर बोलने का अवसर दिया। किसी भी सरकार का बजट होता है वो सिर्फ इस बात का जो तक नहीं होना चाहिए कि रुपया कहाँ से आता है कहाँ जाएगा। जब कोई बजट आने वाला होता है, देश के करोड़ों लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं उससे होती हैं और वो उसमें परिलक्षित भी होनी चाहिए। और मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 25-26 के वित्त मंत्री जी के बजट में इन सब बातों का अभाव है। आपने सरकार ने इस बजट में कृषि को प्रगति का इंजन बताया है और दूसरी तरफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जो कृषि को बढ़ावा दे, कृषि को लाभकारी बनाए, कृषि को किसानों की आय को बढ़ाए। जब ये लोग सत्ता में आए थे 2014 में तो कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। रिपोर्ट को तो लागू नहीं किया, पर 3 ऐसे कानून लेके आए जो न किसानों ने मांगे थे न किसी ने मांग करी थी, और जो किसानों को तकलीफ देने वाले कानून थे वो लेके आए। किसानों ने संघर्ष किया और ये सरकार पहली बार अगर झुकी तो किसी के सामने झुकी, वो किसानों के साथ नहीं झुकी। और उसी बात का मुलाल है शायद इस सरकार को, तो किसानों से बदला लेने के लिए वो हर कार्रवाई कर रहे हैं, वो हर कदम उठा रहे हैं जो किसानों के हित के नहीं हो। चाहे आप खाद की बात आई सदन में, चाहे आपके दूसरे डीजल की बात आई, चाहे ट्रैक्टर पर जीएसटी की बात आई, पर इस सरकार ने किसी भी उसमें किसानों को राहत नहीं दी। बहुत जोर शोर से कहा गया कि हम तिलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। बहुत बड़ा देश है, 1000 रुपये क्या मायने रखते हैं। न किसानों की आय बढ़ाने का कोई काम किया, न किसानों के जमीन की हेल्थ सुधारने का कोई काम किया, न कोई किसानों को सिंचाई के पानी अच्छी तरह से मिले उसके लिए कोई काम किया। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए सारे देश के किसान आंदोलनरत हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी के ज्यादा हैं, पर दूसरे देशों के भी, आपके निर्वाचन क्षेत्र के भी एमएसपी की गारंटी देने की बात कही थी, पर इस सरकार ने उसको इज्जत का सवाल बना रखा है। और किसान जो दिल्ली आना चाहते हैं उनको दिल्ली तक नहीं आने देने चाह रहे। ये इनकी कृषि के बारे में सोच है। कृषि का बजट इन्होंने लगभग उतना ही रखा है, जो बढ़ाया है वो सारा इन्फ्लेशन को अगर अपन जोड़ें तो वो नेगेटिव बजट है इनका। आप इनके स्वास्थ्य के बारे में ले लीजिए, बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। ये योजना भी यूपीए सरकार ने शुरू की थी जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और गुलाम नबी आजाद देश के स्वास्थ्य मंत्री थे। उस समय ये योजना चालू की थी। मेरी स्टेट में भी 7 मेडिकल कॉलेज उसमें शुरू की थी। मेडिकल कॉलेज आप खोलिए, अच्छी बात है, पर स्थिति यह है कि न वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, न मशीनें हैं, न फैकल्टी है। और जब चिकित्सा आयोग की जांच जाती है मान्यता देने के लिए, तो बहुत 50 साल पहले से जो कॉलेज सरकारी क्षेत्र की कार्यरत हैं उनकी फैकल्टी को वहां बुलाते हैं। अगर एक जिले में जाते हैं तो वहां बुलाते हैं, दूसरे जिले में जाते हैं तो वहां बुलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा हो रही थी कि जो स्टूडेंट हैं वो आपकी ये इससे पढ़ते हैं, जो सोशल मीडिया पर आपका यूट्यूब है, फैकल्टी नाम की कोई चीज, ऐसे इंस्टीट्यूट में कैसे डॉक्टर तैयार होंगे, कैसे वो लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएंगे। बहुत सारी आलोचना करते हैं ये हमारे नेताओं की, पंडित जवाहरलाल जी की करते हैं, पर इनको इंदिरा जी की करते हैं, और राजीव जी की करते हैं, जो भी प्रधानमंत्री आए हैं मनमोहन सिंह जी की करते हैं। मतलब सारे यूपीए के प्रधानमंत्री हों, चाहे कांग्रेस के प्रधानमंत्री हों या कांग्रेस के समर्थन से जो सरकार चली उनके प्रधानमंत्री हों, ये एक भी 11 साल हो गए एक मेडिकल इंस्टीट्यूट ये एम्स के लेवल का नहीं बना पाए हैं जो दिल्ली का एम्स का उसके लेवल का। और फिर भी ये कहते हैं हम बहुत चिकित्सा। WHO का मानदंड है कि जीडीपी का 5% हेल्थ के सेक्टर पर, हेल्थ सेवाओं पर, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना चाहिए, पर ये उसके कहीं नजदीक भी नहीं। इनकी खुद की स्वास्थ्य नीति थी 2017 की, उसमें भी 2.5% खर्च करने का है, उसके भी ये कहीं नजदीक नहीं पहुंचे। आज देश के चाहे आप उप स्वास्थ्य केंद्र देखें, चाहे आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखें, चाहे आप जिला अस्पताल देखें, चाहे आप जिलों के मेडिकल कॉलेज देखें, कहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो विश्व स्तरीय अपन कह सकें।
और फिर भी वाई लूट रहे हैं कि हम इस तरह का व्यवस्था कर रहे हैं। हम राजस्थान में 25 लाख रुपए देते थे एक व्यक्ति को इलाज के लिए बिना किसी शर्त के, और ये 5 लाख की आयुष्मान भारत योजना है उसको भी ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। हेल्थ के सेक्टर में जो सरकारी चिकित्सा संस्थान हैं उनको कमजोर किया जा रहा है, और जो निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थान हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बजट में भी उसी ओर ध्यान दिया है। और आप शिक्षा को ले लीजिए, हजारों लाखों पद खाली पड़े हैं प्रारंभिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में। हायर एजुकेशन की स्थिति ये है कि दुनिया के 200 जो इंस्टीट्यूट हैं जो टॉप के हैं उनमें एक भी हिंदुस्तान या भारत का इंस्टीट्यूट नहीं है सरकारी क्षेत्र का। और ये बहुत आलोचना करते हैं हमारे नेताओं की। इंदिरा जी ने जेएनयू बनाया था दिल्ली में, इनका 11 साल से एक भी सरकारी क्षेत्र की यूनिवर्सिटी जेएनयू के लेवल की नहीं कर पाए। आप देख लीजिए, खाद्य क्षेत्र में देख लीजिए, इंदिरा जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाया, उसकी बात नहीं करते हैं। और आज स्थिति कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम खाद्य सामग्री दे रहे हैं, वो उस किसान के बलबूते पर दे रहे हैं आप जो देश में अनाज पैदा करता है। इंदिरा जी की जो नीतियां थी उनके बलबूते पर आप दे रहे हैं। इस बजट में पशुपालन पर एक शब्द भी नहीं कहा गया है, जो कृषि का बहुत बड़ा कंपोनेंट है, किसान की आय का बहुत बड़ा साधन है। और आप इनके कल्याणकारी योजनाओं की बात कर लीजिए। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी उसको ये नेस्तनाबूद कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी में देख लीजिए, आज आंगनबाड़ी की बात करते हैं, उसमें देख लीजिए 80-90 हजार पद तो पूरे देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाली पड़े हैं। 70-75 हजार पद आशा सहयोगिनियों के खाली पड़े हैं, और बहुत सारे बिना बॉन्ड के आंगनबाड़ी के अंदर चल रहे हैं। और दूसरी बात, सोशल सिक्योरिटी में चाहे छात्रवृत्ति की बात लें, चाहे SC/ST की छात्रवृत्ति की लें, चाहे OBC की छात्रवृत्ति की लें, चाहे अल्पसंख्यक की छात्रवृत्ति की लें, या जो अल्पसंख्यक के कल्याण की योजनाएं उनकी बात करें, हमारे SC के भाइयों की कल्याण की योजनाएं उनकी बात करें, ST के भाइयों की कल्याण की योजनाएं, OBC के कल्याण की योजनाएं, उन सब में ये बजट एलोकेशन घटाते जा रहे हैं। और स्थिति ये है कि राज्यों पर बहुत बड़ा भार ये डाल रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आई, मेरे साथी एक बोल रहे थे, इस बजट में इन्होंने ये प्रदर्शित करने की कोशिश करी है कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेगी, हम इसमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। युवाओं के लिए रोजगार की बात आई, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की शुरुआत में थी, अब तक वो 20,000 करोड़ रोजगार लोगों को मिल जाना चाहिए था। इसमें रोजगार की कोई भी एक बात नहीं की कि कैसे रोजगार बढ़ाया जा सकता है। खेती जो 46% लोगों को रोजगार देती है उसके लिए कोई बात नहीं। आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो बहुत बड़ी रोजगार देता है उसकी कोई बात नहीं। आपका सर्विस सेक्टर बहुत बड़ी रोजगार देता है उसकी कोई बात नहीं। कहा गया कि हम परमाणु संयंत्रों को या परमाणु क्षेत्र में काम करने के लिए निजी क्षेत्र को भी खोलेंगे। अध्यक्ष जी, आपको याद होगा जब अमेरिका और भारत के बीच में परमाणु सहयोग के लिए संधि हुई, यही लोग थे जिन्होंने सरकार को गिराने की कोशिश करी, कटघरे में कोशिश करी। आज वो उसी बात को मान रहे हैं कि वो समझौता अच्छा था, उसके देश उसी से पलटेगा। ठीक है, धन्यवाद। आप अध्यक्ष जी, तारतम्य मेरा पेपर से तो बहुत ही तो आपने उड़ान की बात आई यहाँ, मेरे साथी और हमारे राजस्थान से आने वाले हैं। आपके यहाँ तो खैर अभी हवाई अड्डा ही नहीं बन रहा, आप बना, आप पर्यटनशील हैं। बीकानेर से हमारे माननीय सदस्य आते हैं, सरकार के हिस्से भी हैं। क्या स्थिति हुई उड़ान की बीकानेर में? उड़ान उड़ी नहीं, उससे पहले नीचे उतर गई। कहीं भी उड़ान आपकी धरातल पर है नहीं, इसलिए मेरा ये निवेदन है। जुन्नू में मांग मत करो एयरपोर्ट की। हवाई पट्टी अध्यक्ष जी पहले से ही है, पर उड़ान वहां नहीं है। वहां के उद्योगपति अपना निजी प्लेन लेके आते हैं, उनके निजी हवाई पट्टी भी है, पर उड़ान बीकानेर में नहीं हुई तो मेरे यहाँ कहां से होगी?
कहा सर राजस्थान का सर ओनली राजस्थान चलो here. ओके कंक्लूड प्लीज ये अध्यक्ष जी, आपके बहुत सारे यहाँ बात आई। मेरा आपसे आग्रह ये है कि बिजली के सेक्टर में आपने राज्यों पर डाल दिया। पहले आप बोल रहे थे क्या क्या उसका उदय योजना उसका किया, वो इस बजट में कोई चर्चा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ले लीजिए, उसमें आप पीछे खींच रहे हैं। इस बजट में कहा कि पीपीपी मोड पर हम बात करेंगे। अब अध्यक्ष महोदय, आप कंक्लूड करने के लिए कह रहे हैं तो मेरे क्षेत्र की एक दो बात आपके माध्यम से उठाऊंगा। इस सरकार ने पिछले दिनों मैंने पढ़ा था कि राष्ट्रीय इस्पात को 10,000 करोड़ का पैकेज दिया है। खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर है जो मिनी नवरत्न है, और वो उस धातु को बनाता है जो हमारे डिफेंस के लिए बहुत उपयोगी है। उस धातु का वहाँ खनन होता है। पहले वहाँ संयंत्र था जो वहीं बनती थी, वो उसको बंद कर दिया। तो जब आप भारतीय इस्पात निगम को दे सकते हैं वो पैकेज, तो आप उसको भी देने का कष्ट करें। झुंझुनू जिले में या मैं कहूँ शेखावाटी में एक ही सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। उसको वहां आप संयंत्र स्थापित करें, उसको फुल कैपेसिटी से चलाएं। एक समय था वहां 20-25 हजार लोग रोजगार रखे, पर अब वहां सिर्फ 500-600 लोग रोजगार रह गए। वहां से कच्चा माल आप निकालते हैं तो दूसरी जगह ले जाते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इस पर भी वित्त मंत्री जी ध्यान दें। ये बजट न किसान के हितैषी है, न ये युवाओं के हितैषी है, न ये आपके आम आदमी का हितैषी है, न ये आपका मध्यम वर्ग के हितैषी बजट है। ये बजट सिर्फ कुछ कारपोरेट घरानों के हित का बजट है, आम आदमी के हित का बजट नहीं है। इसलिए मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूँ। धन्यवाद। श्री